पॉलिटिकल साइंस एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की स्मार्ट स्टडी के लिए सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल पॉलिटिकल साइंस बाय डॉक्टर शिप्रा वर्मा एंड हिट द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट ऑफ माय वीडियोस। हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर शिप्रा वर्मा स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस बाय डॉक्टर शिप्रा वर्मा में। डियर फ्रेंड्स, थंबनेल को देखकर ही आप सभी जान गए होंगे कि आज का वीडियो लेक्चर जो है वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पर है और इसके अंतर्गत जो आज का टॉपिक है वो है केंद्रीकरण एवं विकेंद्रीकरण के गुण तथा दोष, एक तुलनात्मक अध्ययन। इसके पहले जो वीडियो लेक्चर आया था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के फर्स्ट पेपर का, तो उसमें मैंने केंद्रीकरण तथा विकेंद्रीकरण से क्या आशय है, उसके केंद्रीकरण एवं विकेंद्रीकरण के क्या निर्धारक तत्व हैं और जो परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स थे उनको डिस्कस किया था इसके पहले के वीडियो में। तो अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो सबसे पहले उस वीडियो को देख लीजिएगा, क्योंकि उस वीडियो को देखने के बाद ही आपको ये वीडियो अच्छी तरह से समझ में आएगा। अगर आप लोग आंसर राइटिंग में मेरी किसी तरह की भी हेल्प चाहते हैं तो आपको हेल्प मिलेगी, लेकिन वो पेड होगा और जिसके अंतर्गत मैं आपको क्वेश्चन के आंसर प्रोवाइड करूँगी और ये पेड होगा, पूरी तरह से पेड होगा। वीडियो लेक्चर्स पूरी तरह से फ्री हैं, लेकिन आंसर राइटिंग में अगर आप लोग हेल्प चाहते हैं मेरी तो वो पेड होगा, उसका चार्ज लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। केंद्रीकरण एवं विकेंद्रीकरण के गुण तथा दोष, एक तुलनात्मक अध्ययन। तो सबसे पहले केंद्रीकरण के गुण के ऊपर हम ध्यान केंद्रित करेंगे। तो आज केंद्रीकरण की बढ़ती हुई प्रवृत्ति या बढ़ती हुई लोकप्रियता के कारण इसके कई गुण हैं जिनका अध्ययन हम निम्न शीर्षकों के अंतर्गत करेंगे। तो इसके अंतर्गत जो पहला शीर्षक है हमारा वो है केंद्रीय सत्ता का पर्याप्त नियंत्रण। डियर फ्रेंड्स, केंद्रीय सत्ता का पर्याप्त नियंत्रण। केंद्रीकरण व्यवस्था में प्रशासन की सभी इकाइयों पर केंद्रीय सत्ता का पर्याप्त एवं प्रभावशाली नियंत्रण रहता है। अतएव क्षेत्रीय या स्थानीय कर्मचारी मनमानी नहीं कर सकते हैं। तो ये एक मूल कारण है जिसके कारण से केंद्रीकरण की प्रवृत्ति अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि केंद्रीकृत व्यवस्था में प्रशासन की सभी इकाइयों पर केंद्रीय सत्ता का पूरी तरह से या पर्याप्त रूप से प्रभावशाली नियंत्रण रहता है। इसी कारण क्षेत्रीय या स्थानीय कर्मचारी मनमानी नहीं कर सकते हैं। इसका जो दूसरा जो पॉइंट है केंद्रीकरण के गुण का वो है प्रशासन में एकरूपता। तो प्रशासन में एकरूपता, केंद्रीकरण जो व्यवस्था है, जो केंद्रीकृत व्यवस्था होती है उसमें एकरूपता रहती है, उसमें एकत्व की भावना पाई जाती है। समस्त प्रशासनिक संगठन केंद्र द्वारा निर्धारित नीतियों एवं सिद्धांतों के अनुसार चलते हैं, जिसका परिणाम यह होता है कि शासन में सुविधा रहती है, शासन व्यवस्था में सुविधा होती है तथा शासन व्यवस्था के समस्त कार्य सुचारू रूप से चलते रहते हैं। तीसरा जो पॉइंट है केंद्रीकरण के गुण का वो है मितव्ययिता। तो इससे प्रशासन में जो केंद्रीकरण की प्रवृत्ति से या केंद्रीकृत व्यवस्था से प्रशासन में मितव्ययिता बनी रहती है और इस व्यवस्था में सभी साधन एक दूसरे के साथ एक साथ जुटाए जा सकते हैं। इस व्यवस्था के द्वारा जो समस्त साधन है वो एक साथ जुटाए जा सकते हैं। माल की खरीद भी बड़े पैमाने पर एक साथ की जा सकती है। साथ ही साथ जो कारखानों का संचालन होता है वो इसी सिद्धांत के अनुसार होता है। अतः यह प्रणाली जो होती है वो विकेंद्रीकरण की प्रणाली से पूरी तरह से कम खर्चीली होती है। जो केंद्रीकरण की प्रणाली होती है वो केंद्रीकरण की प्रणाली की अपेक्षा कम खर्चीली होती है, क्योंकि इसके अंतर्गत सभी साधन एक साथ जुटाए जा सकते हैं। माल की खरीद भी बड़े पैमाने पर एक साथ की जा सकती है। कारखानों का संचालन भी इसी सिद्धांत के अनुसार होता है, जिससे प्रशासन में मितव्ययिता बनी रहती है। जो चौथा पॉइंट है केंद्रीकरण के गुण का वह है राष्ट्रीय हित सर्वोपरि, यानी केंद्रीकृत प्रशासन में राष्ट्रीय हित सर्वोपरि रहता है। इस व्यवस्था में स्थानीय राजनीति शासन पर हावी न होने से प्रशासन में भ्रष्टाचार, पक्षपात, भाई भतीजावाद आदि के दोष उत्पन्न नहीं हो पाते हैं। तो जिसके कारण जो केंद्रीकरण की व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय हित को ही सर्वोपरि माना जाता है और इससे क्या होता है, प्रशासन में भ्रष्टाचार, पक्षपात, भाई भतीजावाद आदि दोष जो है वो उत्पन्न नहीं हो पाते हैं। अब जो पांचवा पॉइंट है केंद्रीकरण के गुण का वो है नागरिकों के लिए सुविधाजनक।
देखिए, जो केंद्रीकृत व्यवस्था होती है उसका अर्थ जो होता है वो होता है कि नागरिकों को केवल एक ही प्रशासन पर ध्यान देना होता है तथा यह उनके लिए एक प्रकार से सरल कार्य हो जाता है कि वह सार्वजनिक अधिकारियों के कार्य को समझ सकें और इसके बारे में निर्णय ले सकें। तो इसके लिए तो इस तरह से कहा जा सकता है कि नागरिकों के लिए एक प्रकार का सुविधाजनक व्यवस्था होती है। तो ये सारे पॉइंट्स जो थे वो केंद्रीकरण के गुण के थे। अब हम चर्चा करेंगे केंद्रीकृत व्यवस्था के दोष के बारे में। देखिए, केंद्रीकृत व्यवस्था के दोष का अध्ययन भी निम्न शीर्षकों के अंतर्गत किया जा सकता है। इसका जो पहला शीर्षक है वह है कार्य में विलंब। केंद्रीकरण के विरुद्ध पहला तर्क यह है कि इसके परिणाम स्वरूप प्रशासन के उच्चतर स्तरों पर कार्य इकट्ठा होता रहता है, जिसका परिणाम यह होता है कि इसके सफल क्रियान्वयन में अवरोध उत्पन्न हो जाता है तथा इसका जो दूरगामी परिणाम यह होता है कि इससे सही समय पर निर्णय करने तथा उन निर्णयों को क्रियान्वित करने में अत्यधिक देरी हो जाती है। तो जो केंद्रीकृत व्यवस्था का जो सबसे बड़ा दोष है वह है कार्य में विलंब, क्योंकि इसके कारण प्रशासन के उच्चतर स्तरों पर कार्य इकट्ठा होता रहता है, जिससे इसके प्रशासकीय कार्यों के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन में अवरोध उत्पन्न हो जाता है। सही समय पर उचित निर्णय नहीं लिए जा सकते हैं और जब सही समय पर निर्णय नहीं लिए जा सकते हैं तो उन निर्णयों को क्रियान्वित करने में भी अत्यधिक देरी हो जाती है। तो इसका पहला दोष है कार्य में विलंब। केंद्रीकृत व्यवस्था का जो दूसरा दोष है वो है निर्णयों में त्रुटि की संभावना। देखिए, जो केंद्रीय अधिकारी होते हैं वो जनता से बहुत दूर रहते हैं तथा वे स्थानीय दशाओं तथा समस्याओं से निकटता से परिचित नहीं होते हैं, क्योंकि जो केंद्रीय अधिकारी होते हैं वो सामान्य जनता से काफ़ी दूर होते हैं, जिसका परिणाम यह होता है कि वे स्थानीय दशाओं तथा जनता की समस्याओं से निकटता से जुड़े हुए नहीं होते हैं। इसका कारण यह है कि स्थानीय परिस्थितियां और समस्याएं स्थान पर भिन्न होती हैं और जिसके कारण जो केंद्रीय कर्मचारी होते हैं वो स्थानीय दशाओं, समस्याओं, परिस्थितियों एवं जनता को इससे क्या प्रॉब्लम हो रही है, उत्पन्न परिस्थितियों से जनता की क्या समस्या है, उससे जमीनी स्तर पर जुड़े नहीं रहते हैं, जिससे उनके द्वारा लिए गए निर्णयों में केंद्रीकृत व्यवस्था के अंतर्गत जो इसका जो दोष है, तो जो केंद्रीय कर्मचारी होते हैं वो स्थानीय स्तर पर स्थानीय समस्याओं से ज़मीनी स्तर पर जनता से जुड़े हुए नहीं रहते, जिसके कारण उनके द्वारा दिए गए निर्णयों में त्रुटि की संभावना बनी रहती है। तो केंद्रीकृत व्यवस्था का दूसरा दोष ये है कि निर्णयों में त्रुटि की संभावना रहती है। इसका तीसरा दोष है प्रशासन में अनमनीयता। इसमें शासन की समूची नीतियों का निर्माण केंद्रीय सरकार द्वारा किया जाता है, अतः प्रशासन में लचीलापन नहीं रह पाता। स्थानीय अधिकारी केंद्रीय सत्ता के आदेशों का अक्षरशः पालन करने के लिए बाध्य होते हैं और वे स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप इसमें कोई परिवर्तन भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो केंद्रीय सरकार द्वारा दिए गए निर्णय को मानने के लिए बाध्य होते हैं, उनके आदेशों का अक्षरशः पालन करने के लिए बाध्य होते हैं, जिसके कारण वे स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार इसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। इसमें शासन में अवांछनीय कठोरता आ जाती है, जिसके कारण शासन व्यवस्था में अवांछनीय कठोरता आ जाती है, क्योंकि उन्हें केंद्रीय सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करना होता है, उनके द्वारा दिए गए आदेशों का अक्षरशः पालन करना होता है, जिसके कारण शासन में अवांछनीय कठोरता आ जाती है, क्योंकि वे स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार उन आदेशों में, उन निर्णयों में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है, इससे शासन में अनमनीयता या अवांछनीय कठोरता आ जाती है। देखिए, इसका जो अगला दोष है वह है अलोकप्रिय शासन का। केंद्रीकरण के फलस्वरूप प्रशासन में लोक अभिक्रम यानी पॉपुलर इनिशिएटिव तथा जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से भाग लेने के अवसर बहुत कम हो जाते हैं। इससे लोकतंत्र क्या होता है, निर्बल हो जाता है, क्योंकि इसमें क्या है, प्रत्यक्ष रूप से जनता भाग नहीं ले पाती है, क्योंकि इसमें जनता को भाग लेने का अवसर प्राप्त ही नहीं हो पाता है केंद्रीकृत व्यवस्था के अंतर्गत। तो ऐसे शासन प्रायः जनसंपर्क और जन सहयोग न होने के कारण अलोकप्रिय हो जाते हैं, जिसके परिणाम यह होता है कि ऐसे शासन में जनसंपर्क और जन सहयोग की
अपेक्षा होने के कारण इस प्रकार का शासन अलोकप्रिय हो जाता है। तो केंद्रीकृत व्यवस्था का एक दोष यह भी है कि इसके परिणाम स्वरूप अलोकप्रिय शासन व्यवस्था जन्म लेती है। इसका जो अगला दोष है वह है स्थानीय शासन की अपेक्षा। इस व्यवस्था में स्थानीय जनता से सहयोग प्राप्त करने के अवसर बहुत कम हो जाते हैं तथा जनता जिसका परिणाम यह होता है कि जनता प्रशासन में दिलचस्पी और भाग लेना भी कम कर देती है, क्योंकि इस व्यवस्था में स्थानीय जनता से सहयोग प्राप्त करने के अवसर बहुत कम हो जाते हैं और इसका परिणाम यह होता है कि जनता प्रशासन में दिलचस्पी और भाग लेना बहुत कम कर देती है। इसके कारण इस व्यवस्था में स्थानीय जनता तथा शासन में भाग लेने के कारण उसमें स्वशासन की परंपराएं क्षीण होने लगती हैं, जिसका क्या होता है परिणाम, नतीजा यह होता है कि जनता द्वारा शासन में भाग लेने के न लेने के कारण स्थानीय जनता द्वारा शासन में भाग न लेने के कारण उनमें स्वशासन की परंपराएं क्षीण होने लगती हैं। तो इससे क्या होता है, स्थानीय शासन की उपेक्षा होने लगती है। हम विकेंद्रीकरण के गुण की चर्चा करेंगे कि विकेंद्रीकरण के क्या क्या गुण हैं। क्योंकि ये तुलनात्मक अध्ययन है तो सबसे पहले हम विकेंद्रीकरण के गुण के पे चर्चा करेंगे कि विकेंद्रीकृत व्यवस्था के क्या गुण हैं। तो इसके अंतर्गत जो इसका पहला गुण है वह है कार्य में विलंब नहीं। केंद्रीकृत व्यवस्था में क्षेत्रीय या स्थानीय अधिकारियों को केंद्रीय सत्ता से पूर्व अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं रहती है, जिसके कारण वे शीघ्रतापूर्वक कोई भी निर्णय लेने के लिए सक्षम होते हैं और इसका परिणाम क्या होता है कि कार्य में विलंब नहीं होता। इसका जो दूसरा गुण है वो है केंद्रीय अधिकारियों का कार्यभार हल्का करना। जो विकेंद्रीकृत व्यवस्था है उसका जो सबसे महत्वपूर्ण जो गुण होता है वह है कि इससे केंद्रीय अधिकारियों का कार्यभार काफ़ी हल्का हो जाता है, क्योंकि इस व्यवस्था के द्वारा शीर्ष पर स्थित अधिकारी अथवा मुख्य कार्यालय का कार्यभार कम होता रहता है और जिसके कारण उसे राहत प्राप्त होती है और जो समस्त कार्य हैं उन्हें स्थानीय अधिकारियों को भी कर्मचारियों को भी सौंप दिया जाता है। तो इससे क्या होता है, केंद्रीय अधिकारियों का कार्यभार हल्का हो जाता है। देखिए, इस व्यवस्था का एक और गुण है वो है प्रशासन में लचीलापन। तो विकेंद्रीकृत व्यवस्था में स्थानीय कर्मचारियों को प्रशासनिक कार्यों के संबंध में निर्णय लेने की काफ़ी सीमा तक स्वतंत्रता रहती है, जिसके परिणाम स्वरूप स्थानीय संस्थाएं और अधिकारी जिन लोगों के लिए कार्य करते हैं वे उनके अत्यधिक निकट होते हैं और इसलिए उनको पूरी सुविधा रहती है कि वे अपनी आवश्यकताओं के अनुसार प्रशासनिक कार्यक्रम के अनुकूल उनको परिवर्तित भी कर सकें, क्योंकि उन्हें किसी भी प्रकार के परिवर्तन करने की पूरी तरह से छूट या पूरी तरह से स्वतंत्रता रहती है, जिसके कारण प्रशासन में लचीलापन उत्पन्न होता है। इसका एक अन्य गुण है लाल फीताशाही का अभाव। तो जब सत्ता विकेंद्रीकृत हो जाती है तो प्रशासन के अनेक दोष मिट जाते हैं। कार्य की देरी, लाल फीताशाही आदि समाप्त हो जाती है, जिसके कारण प्रशासन के कार्यों में त्वरित कार्यवाही को प्रोत्साहन मिलता है। तो ये विकेंद्रीकृत व्यवस्था का एक अन्य गुण है, क्योंकि इसमें लाल फीताशाही का अभाव होता है। देखिए, इसका एक अन्य गुण है स्थानीय समस्याओं का उचित समाधान। इसका हम अध्ययन जो करेंगे इस शीर्षक के अंतर्गत करेंगे कि स्थानीय समस्याओं का उचित समाधान केंद्रीकृत व्यवस्था में नहीं हो पाता है, क्योंकि जो केंद्रीय कर्मचारी होते हैं, केंद्रीय अधिकारी होते हैं, वह स्थानीय जनता से ज़मीनी स्तर से जुड़े नहीं रहते हैं, जिसके कारण उनमें वे स्थानीय जनता की समस्याओं उनको जो समस्याएं हैं उन्हें समझने में असमर्थ होते हैं। लेकिन जो विकेंद्रीकृत व्यवस्था होती है वह स्थानीय समस्याओं का उचित समाधान कर सकने में सक्षम होती है, क्योंकि स्थानीय निकायों को केंद्रीय आदेशों की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती है, जिससे क्या होता है, कार्य में देरी नहीं लगती है। तो विकेंद्रीकृत व्यवस्था में इस संबंध में तुरंत विचार एवं कार्यवाही की जाती है, क्योंकि स्थानीय निकायों को केंद्रीय इच्छा पर अवलंबित नहीं रहना पड़ता है। तो इसका क्या होता है परिणाम कि स्थानीय समस्याओं का उचित समय पर उचित समाधान किया जाता है। विकेंद्रीकृत व्यवस्था का एक अन्य गुण है लोकप्रिय शासन। विकेंद्रीकृत व्यवस्था में शासन जनता के संपर्क में रहता है। लोकतंत्र उतना ही व्यापक एवं वास्तविक होता है जितना व्यापक जनसंपर्क होगा, क्योंकि लोकतंत्र उतना ही व्यापक एवं वास्तविक होता है जितना व्यापक जनसंपर्क होगा, अतः जनता का प्रशासन में सक्रिय रूप से सहयोग होता रहेगा।
इस व्यवस्था के अंतर्गत आम जनता को प्रशासन के साथ सहयोग करने के लिए प्रोत्साहन प्राप्त होता है, जिसके कारण जनता प्रशासन के कार्यों में सहभागी बनती है। प्रशासन के कार्यों में समन्वय स्थापित जिसके कारण प्रशासन के कार्यों में स्थानीय जनता के सहयोग प्राप्त होने से प्रशासन के कार्यों में समन्वय स्थापित होता है और यह व्यवस्था जो होता है वो एक प्रकार से लोकप्रिय शासन को जन्म देती है। तो इसका जो एक अन्य महत्वपूर्ण गुण है विकेंद्रीकृत व्यवस्था का, वो है लोकप्रिय शासन। अब चूँकि ये तुलनात्मक अध्ययन हम कर रहे हैं तो विकेंद्रीकृत व्यवस्था के दोष का भी हम अध्ययन करेंगे। तो विकेंद्रीकरण के दोष का अध्ययन भी हम निम्न शीर्षकों के अंतर्गत करेंगे। तो इसका जो पहला दोष है, देखिए जो विकेंद्रीकृत शासन व्यवस्था है उसका जो सबसे बड़ा दोष है वो है केंद्रीय सत्ता का अपर्याप्त नियंत्रण। इस व्यवस्था में केंद्रीय सत्ता का नियंत्रण अपर्याप्त रहता है, जिससे स्थानीय कर्मचारियों में स्वेच्छाचारिता की प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है। बजट निर्माण, करारोपण आदि कतिपय कार्य एक केंद्रीकृत व्यवस्था द्वारा अधिक अच्छी तरह से संपन्न किए जा सकते हैं। और तो इसका जो सबसे बड़ा दोष होता है वो है केंद्रीय सत्ता का अपर्याप्त नियंत्रण। एक अन्य दोष है समन्वय का अभाव, क्योंकि किसी भी संस्था में सत्ता का विकेंद्रीकरण कर देने से समन्वय की समस्या उठ खड़ी होती है और इससे क्या होता है, समन्वय का अभाव। एक अन्य दोष है अपव्यय। विकेंद्रीकरण व्यवस्था में विकेंद्रीकृत व्यवस्था में केंद्रीय और स्थानीय दो प्रकार के कर्मचारियों की व्यवस्था करनी पड़ती है। एक स्तर पर केंद्रीय अधिकारी कार्यभार संभालते हैं तो दूसरे स्तर पर स्थानीय कर्मचारी कार्यभार संभालते हैं। तो इससे क्या होता है कि विकेंद्रीकृत व्यवस्था में दो प्रकार के कर्मचारियों की व्यवस्था करनी पड़ती है। इसका स्पष्ट प्रभाव यह पड़ता है कि इनकी संख्या बहुत अधिक रहती है। अतः विकेंद्रीकृत व्यवस्था में केंद्रीकृत पद्धति से अधिक धन का व्यय होता है। तो ये इसका एक अन्य दोष है। इसका एक अन्य दोष है कि इसके अंतर्गत राष्ट्रीय हित के स्थान पर स्थानीय हित को प्राथमिकता दी जाती है। विकेंद्रीकृत व्यवस्था में कर्मचारी राष्ट्रीय हित को भूल सकता है, क्योंकि कर्मचारियों में स्थानीयता की भावना इतनी तीव्रता तक इतना भाव उत्पन्न कर देती है स्थानीयता की भावना कि वह राष्ट्रीय हित को भूलकर अपने स्थानीय हितों की पूर्ति में लग जाते हैं। तो जिसके परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय हित के स्थान पर सिर्फ और सिर्फ स्थानीय हित को सर्वोच्च स्थान प्रदान किया जाता है। स्थानीय हित प्रशासन में एकरूपता का अभाव प्राथमिकता दी जाती है राष्ट्रीय हित के स्थान पर और राष्ट्रीय हित को ताक पर रख दिया जाती है। यद्यपि केंद्र सामान्य नीति निर्धारित कर देता है, तथापि विभिन्न क्षेत्रों के अधिकारी स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार उसमें परिवर्तन या संशोधन कर देते हैं। वे भिन्न भिन्न प्रकार की कार्यप्रणालियाँ अपनाते हैं। इससे प्रशासन में एकरूपता पूरी तरह से नष्ट हो जाती है, क्योंकि उन्हें पूरी तरह से छूट प्राप्त होती है कि वे निर्णयों में प्रशासन के निर्णयों में अपनी सुविधा अनुसार या अपने हित के अनुसार या स्थानीय हित के अनुसार या स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन कर लेते हैं या परिवर्तन करने के लिए सक्षम होते हैं। तो इससे क्या होता है, प्रशासन में एकरूपता का अभाव उत्पन्न हो जाता है। एक अन्य दोष है कि इससे स्थानीय राजनीति का दुष्प्रभाव उत्पन्न हो जाता है। देखिए, विकेंद्रीकृत व्यवस्था में सदैव इसी बात का डर रहता है, इसी बात का खतरा रहता है कि स्थानीय राजनीति स्थानीय शासन पर हावी हो सकती है। स्थानीय राजनीति के प्रवेश से क्षेत्रीय सेवा में भ्रष्टाचार, पक्षपात आदि गंभीर रूप से घर कर जाते हैं। तो इसका परिणाम यह होता है कि स्थानीय राजनीति का दुष्प्रभाव उत्पन्न हो जाता है शासन व्यवस्था के अंतर्गत विकेंद्रीकृत व्यवस्था अपनाए जाने पर। अब हम इसके निष्कर्ष पर भी ध्यान केंद्रित कर लेते हैं, क्योंकि किसी भी क्वेश्चन का आंसर आप प्रभावी रूप से तभी लिख सकते हैं जब आप दिए गए टॉपिक का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। इसलिए इस वीडियो लेक्चर में मैंने तुलनात्मक अध्ययन किया है। तुलनात्मक अध्ययन करते समय मैंने इस बात का ध्यान रखा है कि किस प्रकार से केंद्रीकृत व्यवस्था और विकेंद्रीकृत व्यवस्था का तुलनात्मक अध्ययन किया जाए। इसके लिए मैंने विभिन्न ये छोटे छोटे शीर्षकों के माध्यम से इस पूरे टॉपिक को समझाने का प्रयत्न किया है। तो इसका जो निष्कर्ष है उसका भी हम अध्ययन करेंगे तुलनात्मक तरीके से। तो केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण में से किस पद्धति को सुनिश्चित रूप से अधिक अच्छा माना जाए यह कहना कठिन है, किंतु समय, परिस्थिति और कार्य की प्रकृति के आधार पर ही यह निर्धारण किया जाना चाहिए कि किसी संगठन का केंद्रीकरण किया जाए अथवा विकेंद्रीकरण। डेविड टूमैन का यह कथन उल्लेखनीय है कि ऐसा प्रतीत होता है कि व्यवहार में किसी भी प्रशासनिक संगठन में इन दोनों ही प्रकार की प्रवृत्तियों और पद्धतियों के कुछ न कुछ लक्षण अवश्य पाए जाते हैं।
वास्तव में इन दोनों ही पद्धतियों को साध्य नहीं समझना चाहिए, वरन उन्हें कुशल प्रशासन के उद्देश्य की प्रकृति का साधन मात्र मानना चाहिए। किसी भी प्रशासनिक संगठन में ये दोनों ही प्रवृत्तियाँ इस अनुपात में अपनाई जानी चाहिए जिससे उनमें अकुशलता की मात्रा न्यूनतम किया जा सके। तो ये है इसका निष्कर्ष कि केंद्रीकृत और विकेंद्रीकृत व्यवस्था में से किस पद्धति को अपनाया जाए। अगर इन दोनों पद्धतियों को अगर अपनाना है शासन व्यवस्था में, तो इनकी कमियों और गुण दोनों को ध्यान में रखकर इन्हें सही अनुपात में, एक मात्रा में, एक सही अनुपात में इन दोनों ही व्यवस्था को शासन व्यवस्था में अपनाया जा सकता है, और जिसका परिणाम यह होगा कि इन दोनों व्यवस्था के दोषों को दूर किया जाएगा और इन दोनों व्यवस्था के गुण को अपनाकर शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया जा सकता है। तो डियर फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो लेक्चर जिसके अंतर्गत हमने अध्ययन किया केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण के गुण और दोषों का। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो लेक्चर अवश्य पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आ रहा है तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आंसर राइटिंग में मेरी किसी प्रकार से हेल्प चाहते हैं तो आप लोग मुझे मैसेज करिएगा, मैं आपको इस वीडियो पे कमेंट करिएगा, तो मैं आपके आंसर राइटिंग में हेल्प करूंगी, लेकिन वो पूरी तरह से पेड होगा, उसका चार्ज लगेगा। ये वीडियो लेक्चर पूरी तरह से फ्री है, आप इन वीडियो लेक्चर से भी बहुत ज़्यादा ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। तो इसी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के नेक्स्ट वीडियो के साथ, अगले टॉपिक के साथ आपके सामने फिर से प्रस्तुत होती हूँ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा कि वीडियो लेक्चर कैसा लग रहा है। अगर आंसर राइटिंग में हेल्प चाहिए तो मुझे इसी वीडियो पे कमेंट करिएगा। ओके, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।